चलो देखो, अब ध्यान से सुनना। हम लोग शायद इतिहास की घटनाओं में 1930 या 32 तक के सेशन को पढ़ लिया है ना। एक बार घटना को रिपीट कर लो। 1927 में आया क्या? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन किया गया। शुरुआत अगर करोगे तो 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का पदार्पण भारत में होगा और यहीं से आधुनिक भारत का इतिहास चालू होगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होगा। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी से दो लोग मिलेंगे। एक का नाम रहेगा क्या? राजकुमार शुक्ल और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनको एक साल अध्ययन करने के लिए भारत की स्थिति को बोलेंगे, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1916 में ही राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात होगी, जो चंपारण सत्याग्रह के बिहार के चंपारण के विषय में बताएगा नील के। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह होगा। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट कितने तारीख को होगा ना? रॉलेट एक्ट 19 मार्च या 18 मार्च, जो भी देगा ना। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून कहा गया। उसके बाद इसी का विरोध करते हुए किसको? इसी का विरोध कर रहे थे। और 1919 में क्या आया था? हाँ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। और हर 10 साल पे आता था क्या? सुधार अधिनियम। भारत के लिए नियम कानून बन के आता था हर 10 वर्ष के लिए। तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसने पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया था किसको? मुस्लिमों को, जिससे ये दिख गया था कि आने वाले समय में एक नए देश का निर्माण अवश्य होगा। 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1920 में असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन का लोग क्या कर रहे थे? प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में मुठभेड़ हो गया और 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जिसे कहते हैं 22 पुलिसकर्मी या 23 पुलिसकर्मी को मार दिया गया। 4 फरवरी या 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा यहाँ है गोरखपुर में कांड। ठीक, उसके बाद 23 में असहयोग 23 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 25 में आपको बताए थे काकोरी कांड। 27 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का गठन किया गया ना। गठन हुआ 1927 में। 1928 में आया ना, यही 1928 में भारत आया कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया क्यों है 1928 में? 1929 में अब बनने वाला है नियम कानून फिर से भारत के लिए। हर कितने साल पे बनता है? 1909, 1919, 1929, 28 में आए हैं। अब देखेंगे, अध्ययन करेंगे और पूछेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भारत के 1929 का अधिनियम लागू करेंगे ना। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि 1929 में, ये 1928 में जैसे ही आया, भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। क्यों विरोध कर दिया? क्योंकि साइमन कमीशन में 7 के 7 मेंबर अंग्रेज थे और नियम कानून बनना था किसका? भारत के नियम कानून बनाए जाने थे। और जो नियम कानून बनाने वाले आए थे वो कहाँ के थे? अंग्रेज थे। इसीलिए ये सहमति नहीं हुई, दोनों लोग सहमत नहीं हुए। और इसका मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने साइमन कमीशन गो बैक का क्या दिया? नारा। साइमन वापस जाओ का नारा दिया। अब साइमन कमीशन गो बैक का जब नारा दे रहे थे, तो इसी दौरान लाला लाजपत राय की लाठियों से, सैंडर्स द्वारा लाठियों का चार्ज कराया गया, जिससे लाला लाजपत राय की क्या हो जाएगी? मृत्यु ना। अब इसके बाद 1928 में ही आएगा क्या? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, डोमिनियन स्टेट की मांग करेंगे। क्या मांग करेंगे? डोमिनियन स्टेट की। और इनके विरुद्ध, इनके विपक्ष में जिन्ना 14 सूत्री मांग रखेगा ना। दोनों ही मांगे माना नहीं जाएगा। इसके बाद 1929 में लाहौर का अधिवेशन होगा और लाहौर अधिवेशन में पहले सबसे कम युवा, माने पहली बार सबसे युवा अध्यक्ष बनाए जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी 1929 के अधिवेशन में, जो कि लाहौर में होगा, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की क्या किया जाएगा? मांग। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। और कहा जाएगा 1929 में ही कि आने वाले जनवरी के चौथे
ना चौथे रविवार को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। और 1930 संयोग से वो 26 तारीख को चौथा रविवार पड़ गया। रविवार को ही डेट इसलिए चुना गया था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहेगी, स्टूडेंट भी शामिल हो जाएंगे और जो अधिकारी हैं जो काम करते हैं सरकारी नौकरी में वो भी शामिल हो जाएंगे, तो ज़्यादा भीड़ दिखेगा, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा अंग्रेज़ों के ऊपर ना। इसलिए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। अब ये 26 जनवरी का डेट भूल ना जाएं, इसीलिए हर वर्ष मनाया जा रहा था। आज़ाद हो गया भारत 15 अगस्त को ही, इसीलिए संविधान लागू हो गया था, बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही। इसको आंशिक रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी हम लोग भूले नहीं, वो हमेशा याद रहे, इसीलिए हम लोग मनाते हैं क्या उस तारीख को, रिपब्लिक डे। कौन सा, गणतंत्र दिवस। क्या, गणतंत्र दिवस। ठीक, ये था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना चालू किया 1930 में आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, माने सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने ये टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने किसके ऊपर, नमक के ऊपर। शराब ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करने लगे, तो महात्मा गांधी ने अपना 11 सूत्री मांग रखा, 11 सूत्री मांग, और कितने तारीख को, 31 जनवरी 1930 को, और कहा कि अगर 11 मार्च तक आप मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, माने को अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च तक इन 11 मांगों को मेरे मान लीजिए। लेकिन इरविन ने इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। 12 मार्च को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर दिया और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ। तो ना ये दांडी मार्च जो हुआ 12 मार्च 1930 को, ये ऐसा आंदोलन था जो पूरा विश्व, माने इसको विदेशी मीडिया कवरेज कर रही थी। ठीक, अब ये आंदोलन चालू हुआ तो बहुत तीव्र गति से इनके साथ अनुयायी 78 चले थे, जिनमें कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। और उसमें महिला सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये जा करके 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी क्या करेंगे, नमक को बनाएंगे भी और नमक को बेचेंगे, और नमक को बेच करके जो मिलेगा उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फंड में जमा करा देंगे। और तब कहेंगे कि हम लोग अब नमक बना भी सकते हैं और बेच भी, क्योंकि अंग्रेज ने पहले से व्यवस्था किया था। लेकिन इतने लोग शामिल हो गए इसमें जितना उम्मीद नहीं था, लाखों की संख्या में अब कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा। इस वजह से अंग्रेज इस पर कुछ नहीं कर सके और वहाँ आयोजित किया गया था गोलमेज, क्योंकि 1929 में बनना था भारत का क्या नियम कानून, बन नहीं पाया क्योंकि विफल हो गया साइमन कमीशन। तो 1930 में इसी नियम कानून को बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या रखा था, गोलमेज सम्मेलन। इस गोलमेज सम्मेलन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर गए हैं, जिन्ना गया है ना, लेकिन कौन नहीं गए हैं, महात्मा गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लोग नहीं गए हैं। अब महात्मा गांधी के बिना कोई बात बनने वाला नहीं था, और महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगों को किसने नहीं माना था, इरविन ने। तो इस वजह से महात्मा गांधी गए नहीं। अब इरविन इनकी 11 मांगों को मान लेगा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का दबाव किसके ऊपर आएगा, इरविन के ऊपर। इरविन के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो इरविन इनके 11 सूत्री मांग को मान लेगा ना। और इन दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 को होगा क्या, पूना पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में ये कहा जाएगा कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। यही गलती हुई महात्मा गांधी से, जिसके लिए आज भी ये दोषी ठहराए जाते हैं ना। 23 मार्च 1931 को इनको क्या दे दिया जाएगा, फांसी। ठीक, ये हो गया। देखो एक चीज़ गलत है, महात्मा गांधी को अगर इतना श्रेय दिया जाता है तो भगत सिंह को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी एक महान काम किए हैं। ठीक, लेकिन क्या करोगे, देना चाहिए। हर सरकार को इनके लिए भी नियम कानून बनाना चाहिए। जितना महान महात्मा गांधी रहे हैं, अब सोचो कोई 23-24 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जा रहा है, वो भी देश के लिए, कितने गर्व की बात है। ऐसे लोगों के विषय में पढ़ाया भी जाना चाहिए और किताब में पढ़ाया भी जाना चाहिए और रहना भी चाहिए, और इनके विषय में बताना भी चाहिए सरकार को, समझ गए। लेकिन क्या करोगे, ये हम लोगों की दुर्दशा ही है कि इनको आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला है, आज भी इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है ना। ये क्रांतिकारी भगत सिंह लिखा जाता है लेकिन शहीद भगत सिंह नहीं ना। तो ये है। आगे आप लोगों ने देखा 1931 में जब बात मान लिया तो 1931 में महात्मा गांधी गए कहाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, 3।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कहाँ गए? ब्रिटेन ना, पैलेस में, इंग्लैंड के पैलेस में, जहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए जो नियम कानून बनाया जाना था, जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उस अधिनियम में ये था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। अब यहाँ भी अब ये कह रहे थे कि दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। अब इस बात को महात्मा गांधी भाप गए और समझ गए कि एक समय आएगा कि जब किसी एक नए देश की मांग उठेगी मुस्लिम क्षेत्र में, और ये ऐसा हुआ भी, पाकिस्तान बना भी। अगर ये बात मान लेते उस समय भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कहा था कि हम लोगों को भी पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक प्रांतीय क्षेत्र में, यानी एक प्रांत हो वहाँ हम लोग ही लड़ें, तो वैसा होता जैसे मुस्लिम लीग पाकिस्तान में लड़ रही है तो पाकिस्तान बना कि नहीं, तो वैसे एक देश बन जाता दलितों का। इसीलिए महात्मा गांधी बात नहीं माने, वहाँ से चले आए। तब उसको पता चला मैकडोनाल्ड को, और वहीं कौन बैठा था? चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। कभी कभी दूसरा भी नाम एक देता है, हेराल्ड करके देता है, क्या? हाँ, हेराल्ड मैरिको जो भी है कहता है कि वो भी अर्धनग्न फकीर उन्होंने भी कहा था। ठीक, ये जो भी है गूगल में, लेकिन इन्हें विंस्टन चर्चिल ही देता है। विंस्टन चर्चिल ज़्यादा जलता था किससे? महात्मा गांधी। किसकी तुलना में? मैकडोनाल्ड के। मैकडोनाल्ड, अब मैकडोनाल्ड को भी समझ में आ गया कि ये आदमी नाक में दम किया है, क्योंकि मैकडोनाल्ड बुलाते रह गए किसको? गांधी। गांधी जी सुने नहीं, वहाँ से उठे और उठने के बाद पूरा गोलमेज सोलमेज क्या कर दिए? कूद गए, डाक डूक के एकदम चल दिए, एक धोती पहन के गए थे, चल दिए। अब मैकडोनाल्ड बुला रहा है कि आइए गांधी जी आइए, चुप, चुट्टा नहीं तो निकल लिए। निकल के आए, कहे कि भारतीयों को उम्मीद है। भारतीय बंदरगाह पे जो रहे थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय पानी वाले जहाज से गए थे, जिस जहाज का नाम था SS राजपुताना। वापस आते हुए महात्मा गांधी जब आए तो भारतीयों को उनसे उम्मीद थी कि महात्मा गांधी गए हैं 1931 के अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन में, कुछ भारत के लिए अच्छा खबर होगा, तो ये कहेंगे कि माने जो ये बात सत्य है कि हम जो गए थे गोलमेज सम्मेलन में वो सफल नहीं हुआ, पुनः हम लोग क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इनको महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाएगा और ये जेल में जाएंगे और ये लागू भी कर दिया जाएगा। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी गए, अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पुनः जाएंगे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वहाँ पर अंग्रेजों ने, देखो पहला कब हुआ गोलमेज सम्मेलन? गोलमेज। गोलमेज क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऐसा गोल है, कोई प्रधान वहाँ नहीं है। 1930 के बाद 31 के बाद 32, 1932, 1931 वाले में कुछ मैटर सॉल्व नहीं हुआ। महात्मा गांधी वापस आ गए कहाँ? भारत। और 1931 में ही महात्मा गांधी ने पुनः कर दिया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः चालू किया। लेकिन उसी समय महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। कहा ये आदमी नाक में दम कर दिया है। दिख भले से रहा दुबला पतला, लेकिन एकदम पूरा नाक में दम कर दिया है। इरविन फ़ोन किया कि यहाँ महात्मा गांधी फिर कर दिए हैं क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन ना, और कहा उधर मैकडोनाल्ड को। मैकडोनाल्ड बोला सही बात भाई, हम तुमको डांट रहे थे, हम गलती किए तुमको डांट के भाई, हम देख लिए महात्मा गांधी जो कलाकार हैं ना, पूरा कूद गए, बेंच वेंच डाक गए, हमारे सर में लग गया, पूरा कूद गए। ये तो कौन ऊपर नहीं कूदे, ठीक हाँ, नहीं तो घायल कर देते एकदम, समझ गए। तो 1931 में ही महात्मा गांधी को पकड़ करके यरवदा जेल यानी पूना में जो है यरवदा जेल में डाल दिया जाएगा। और 1932 में भीमराव अम्बेडकर जाएंगे यहाँ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है? अब भीमराव अम्बेडकर जाएंगे जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो वहाँ पर इनको पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा। और कितना % दिया जाएगा? इनको 71 सीटें दे दी जाएंगी। लेकिन जब ये बात सुनेंगे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इस समय है कहाँ? जेल में। और महात्मा गांधी समझ गए कि अब अगर हम नहीं स्थिति को सुधारे तो आने वाले समय में दलितों का भी एक देश बनने वाला है। तो इस वजह से महात्मा गांधी अनशन पर भूख हड़ताल कर दिए और महात्मा गांधी का तबीयत खराब होने लगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों लोगों ने कहा कि भाई भीमराव अम्बेडकर, अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो आप जीवन भर दोषी ठहराए जाएंगे। चलिए वो बूढ़े आदमी से मिल लीजिए, वो बूढ़ा बहुत गुस्से वाला है, तुरंत मिलिए। तो ले गए महात्मा गांधी से मिलने। कौन कौन गए? हाँ, तब भीमराव अम्बेडकर और इनके बीच 24 सितंबर
24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? हाँ, भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता, पूना समझौता। तो पूछेगा पूना समझौता कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। ठीक, अब ये बात, अब इन्होंने जब पूना समझौता हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा आप एक क्षेत्र में नहीं लीजिए, हम आपका जितना % है प्रांतीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभाओं में हम आपके माने हाँ आपका जो प्रतिनिधित्व है उसको 18% इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? और जो अंग्रेजों ने आपको तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 71 वोट दिया है, 71 सीटें, हम उसको बढ़ा के क्या कर दे रहे हैं? 147 या 148 कर दे रहे हैं। ठीक, इस बात पर ये भीमराव अम्बेडकर सहमत हो गए, कहे तो बहुत अच्छी बात है कि हमको अंग्रेजों ने 71 सीट दिया था, यहाँ 148 मिल रहा है, लेकिन पूरे देश में मिल रहा है। ये केवल एक क्षेत्र में था, दक्षिण भारत में, और ये कहाँ हो गया? पूरे भारत में। और अब इसमें हाँ पूरे भारत में, अब इससे खुश हो गए क्या? दलित वर्ग भी खुश हो गए। तो दलित वर्गों को ये लगने लगा कि महात्मा गांधी हम लोगों के विरोधी नहीं हैं, महात्मा गांधी देश को चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि क्या होगा। ठीक, देश के लिए सोच रहे हैं। अब 171 148 जब सीट मिला तो ज़्यादा समर्थक महात्मा गांधी के भी, दलित वर्ग भी किसके समर्थक हो गए? महात्मा। और महात्मा गांधी ने हरिजन संत शब्द दिया, हरि माने ईश्वर और जन माने लोग, यानी हरिजन शब्द दिया। ठीक, 1932 के बाद 1900 आया 35, और 1935 में भारत में भेज दिया गया कानून बना करके, जो चल रहा था इधर उधर अभी तक 1929 में आने वाला था। न तो 29 में पास हो सका, न तो 30 में, न तो 31 में, न तो 32, न 33 और न तो 34। डायरेक्ट अब आया कब? 35 में। भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या आया? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, हाँ वही भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम, इसी को भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। सरकार, शासन की जगह क्या कर दो? भारत सरकार अधिनियम। ठीक, 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। देखो इस बात को हम लोगों ने माना नहीं, 1935 को भी हम लोगों ने माना इसको नहीं। जब इसको आपने माना नहीं, लेकिन या एक चीज़ और जान लो, जो भारतीय संविधान है उसका लगभग 80% कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही 35% लिया, 80% लिया गया है संविधान में, समझ गए। लेकिन हम लोगों ने उसको पहले माना नहीं था। 1937 में हुआ प्रांतीय चुनाव, क्या 1937 में हुआ? 1935 इसी में से, यही 1935 है जिसमें क्या आया था? RBI, सेशन कोड, जज, ये हाँ ये सब जो भी हैं सब 1935 के। RBI हम लोगों के यहाँ है अभी, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि नहीं? तो बताओ कब का है ये दिन? तो हम लोग 1935 के अधिनियम से जो जो अच्छा चीज़ था उसको ले लिए हैं, और जो ख़राब चीज़ था, जो अंग्रेज़ों के ज़्यादा हित में था, उसको हमने क्या किया? निकाल दिया। क्लियर? अब आ गया 1935 के बाद 1937। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। कैसा चुनाव? प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव। अब इस प्रांतीय चुनाव में ध्यान से सुनना, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। कितने प्रांतों में? 11 प्रांत में। 11 प्रांत में से 3 में, देखो 3 में कांग्रेस को इंडिया, 6 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्वतंत्र रूप से मिला। 6 राज्यों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिना गठबंधन का सरकार बना लिया। कितने राज्यों में? प्रश्न पूछेगा। कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? 11, जिसमें से 6 प्रांतों में किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार बना लिया ना। 2 में गठबंधन की बनी। 2 में क्या? गठबंधन, जैसे आज भी गठबंधन होता है, तो 2 में गठबंधन से बनाया गठबंधन, गठबंधन। अब बताओ बचा कितना? 6 और 2 8, यानी कांग्रेस कितनी सीटें जीत गई है? 8 सीटें किसके पास है? कांग्रेस। अब यहाँ बचा है 3, इस 3 में 3 मुस्लिम लीग है। क्या? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग 3 सीटों पर काबिज होगी, जिसमें से 3 में से 2 ही सीट इसको मिलेगी, 1 सीट पे निर्णय ठीक से नहीं हो पाएगा।
तो यानी इसको मिलेगी कितनी, 2 सीटें, यानी 3 लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 सीटें। और ये 3 सीटें हैं का पंजाब सिंध वाला प्रांत, पंजाब और सिंध के एरिया का, कहाँ का, पंजाब सिंध और ना बंगाल, पंजाब सिंध और बंगाल। बंगाल किधर वाला, जो बना है बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान ही था। कौन, बांग्लादेश जो आज है वो बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। अब देखो, अब ये हुआ कब, 1937 में। 1937 के बाद 1939 में चालू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 सितंबर, कब, सितंबर 1939 में चालू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब अंग्रेज एकदम परेशान हो गए, क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का जो कहानी है ना, एफ रेस। एक तरफ तो फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, एफ रेस, समझ गए। एफ का मतलब फ्रांस, आर का मतलब रूस, ए का मतलब अमेरिका, सी का मतलब चाइना और ई का मतलब इंग्लैंड, इतने देश। और दूसरी तरफ लड़ रहे हैं जर्मनी, जापान, और कौन, जर्मनी, जापान और इटली, ये लड़ रहे हैं। और इसमें जर्मनी का हिटलर पूरा तबाही मचा के रख दिया है, तो गोलों से सुसज्जित होकर के एकदम तबाही मचा के रख दिया है, कहाँ, पूरा अंग्रेजों के ऊपर एकदम कहर ढा रहा है एकदम। माने कौन, जर्मनी और जापान मिल करके हावी हो रहे हैं किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। और इंग्लैंड अब हर जगह बहुत बुरी तरीके से क्या हो रहा है, हार रहा है। इस वजह से इन लोगों ने हम लोगों को शामिल कर दिया, युद्ध में शामिल कर दिया। अक्टूबर 1939 में घोषणा कर दिया कि अब हम भारतीय 3 लाख, कितने सैनिक, 3 लाख सैनिक भारतीयों के कहाँ शामिल होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में। बताओ, हम लोगों से पूछा गया नहीं, हम लोग क्या जीत गए हैं, 8 सीटें हम लोगों की हैं, फिर भी किसी से। अब महात्मा गांधी ने कहा हो, राजेंद्र प्रसाद भैया तुम्हें पूछे रहन का ही कि भारत वाले 3 लाख सैनिक के कहाँ शामिल कर देते हैं। अभी याद करो, पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी खुद बोले थे, क्या कहे थे कि आप लोग विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए और वो लोग अगर जीत जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, आज़ाद। लेकिन धोखा मिल गया था, तो महात्मा गांधी समझ रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं ये 3 लाख जो शामिल हुए हैं, राजेंद्र बाबू आपने शामिल किया है, कहें नहीं महात्मा गांधी हमने नहीं किया है। नेहरू से पूछे भैया तू शामिल करे है, कहें नहीं। तो कहें ये कैसे शामिल किया, कहें अंग्रेजों ने अपने आप शामिल कर दिया है। कहें अच्छा, तो ये महात्मा गांधी ने किया क्या, कहा कि क्या करिए, इस वजह से इन 8 के 8 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, 8 के 8 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा। तो कह रहे हैं कि इस्तीफा इसलिए दे दिए क्योंकि कह रहे हैं हम लोग सीट जीत गए, हम लोग कोई बात ही नहीं है, तो हम लोग सीट जीत करके क्या करेंगे, हमको ऐसा पद नहीं चाहिए जो काठ की पुतली हो, जो क्या हो, काठ की पुतली, जिस तरीके से आदमी घुमाए उसी तरीके से चलें। तो इसीलिए से इन लोगों ने, 8 के 8 लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा। 8 सीटें जहां कांग्रेस ने जीता था पूरे भारत में, इस्तीफा दे दिया। इस वजह से 22 तारीख को किसने मना दिया, 22 अक्टूबर, देख लो एक बार डेट, 1940 को मुक्ति दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस। देखो मुक्ति दिवस, एक बार डेट इसको देख लो भैया, मुक्ति दिवस देखो दिया है, हाँ ठीक, 22 दिसंबर 1939। हाँ डेट याद कर लेना भैया, 1939 ये पूछता है। अच्छा दिसंबर है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस किसने मनाया, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग कह रही है कि हम लोग को किससे मुक्ति मिल गई, भारतीय राष्ट्रीय, कहाँ, देखो इन लोगों को सोचो, जिन्ना इतना दुष्ट है ना, सुअर की औलाद सुअर ही होता है, कहा जाता है ना, सही बात है। बताओ, देश व्यथा में मर रहा है और इसको क्या मुक्ति दिवस मना रहा है। चलिए, हमारा तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, 2 सीट था हमारा, अब हम लोग क्या, अब पहले लड़ा चुनाव, अब जब चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने में इसको कुछ मिला, कुछ नहीं। अब जब चुनाव लड़ा तो हार गया, 2 सीट पे इसका नाम हो रहा है। वैसे कह रहा था हम बहुत बड़े वो कायदे आजम हैं,
और जब हार गया तो मुंह बन गया। अब सोचा कि जब ये लोग इस्तीफा दे दिए तो किसका प्रभुत्व हो जाएगा। अब जैसे ये सरकार गिर गई तो अब 2 सीट वाला सरकार बना लेगा, तो ये सरकार बनाएगा, इसमें ये खुश है, ये नहीं देख रहा है कि देश किस हाल में जा रहा है। ठीक, तो इसलिए मुक्ति दिवस कौन मनाएगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग यानी उसका कायदे आजम जिन्ना है, तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाएगा। अब क्या करेंगे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कहेंगे कि अंग्रेज अभी परेशान हैं, कुछ मत करिए। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं नहीं, अब परेशान है, इसी समय अगर लोहा गर्म है तो उसी समय हथौड़ा मारोगे तो जल्दी से टूटेगा। अब ये लोग पीटे जा रहे हैं कहाँ? विदेशों में। जर्मनी हावी हो रहा है और जापान, इन लोगों को पीटते पीटते जापान पहुंच गया है, आके रंगून आ गया है, वर्मा म्यांमार में, हाँ आके पहुंच गया है क्या? म्यांमार। अब म्यांमार में आ गया है, अब रूस इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अब क्या करिए आप, अब जल्दी से जल्दी भारतीय जो कह रहे हैं उनकी बातों को आप मान लीजिए, और नहीं मानेंगे तो समझ लीजिए अगर भारत में जर्मनी जापान घुस गया और भारतीय सेनाओं ने साथ दे दिया तो आप लोग इतने बुरे तरीके से फंसोगे कि हम लोग तो हारेंगे ही। क्योंकि भारतीय सेना जहां लड़ती थी ना, सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि भारतीय सेना के जैसा कोई लड़ने वाला नहीं। इतना पहाड़ चढ़ गए जिस सियाचिन ग्लेशियर में कोई आदमी, हाँ जितने ग्लेशियर में आप कपड़ा पहन के नहीं जा सकते, आदमी पिघल जाओगे, उस ठंड में भारतीय ने चढ़ दिया क्या पहाड़, और सोचो नीचे से चढ़ के ऊपर मार दिए अंग्रेजों को और उनको पाकिस्तान वालों को नीचे से। सोचो, समझ गए? तो ये अब ये समझ गए, ये अमेरिका और रूस कहने लगे, दबाव डालने लगे किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर ना, इंग्लैंड के ऊपर, हाँ इंग्लैंड के ऊपर क्या डालने लगे? दबाव, कि आप क्या करिए, भारतीयों को कुछ भी करिए लेकिन भारतीयों को फुसलाइए, बहलाइए, फुसलाइए, और भारतीयों को युद्ध में शामिल जरूर करिए। और युद्ध में अगर शामिल नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों का हार निश्चित है, और भारतीय अगर युद्ध में आ गए तो हो सकता है हम लोगों का लाज कुछ बच भी जाए ना, और वास्तव में होगा भी। भारतीयों ने साथ दिया। बाद में देखिए, इतना उतारो तब हम लोग आगे देखते हैं, इतना उतार लो अच्छे से ना। 1940 में अगर एक डेट और देखना चाहो तो 1940 में ही रहमत अली ने पाकिस्तान नाम शब्द सुझाया। कौन? ये स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी, किसकी? पाकिस्तान की। और इस पाकिस्तान नाम जो है, पाकिस्तान की मांग की गई। किसकी मांग? पाकिस्तान। किसने किया? जिन्ना। और पाकिस्तान शब्द जो है ये देगा किसने? रहमत अली। ये पाकिस्तान शब्द दिया किसने है? रहमत अली। पूछेगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया? रहमत अली। किसने दिया? रहमत अली। ये है 1939 तक की घटनाएं। आगे लिखो तो हम लोग देखते हैं 1940 की घटना। उतार लो तब। चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1940 में ही पाकिस्तान की मांग हुई, और 1940 में ही रामगढ़ अधिवेशन होगा। कौन सा अधिवेशन? रामगढ़ अधिवेशन। और यहाँ पर हम लोग अपने आप के लिए अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की क्या कर देंगे? मांग। अब हम लोग समझ रहे हैं कि अंग्रेज उस तरफ से परेशान हैं और हम लोग भी इनको थोड़ा थोड़ा क्या करें? परेशान। शायद अगर यहाँ पर क्या सुभाष चंद्र बोस रहे होते, सुभाष चंद्र बोस यहाँ नहीं है, अलग से सुभाष चंद्र बोस को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में गए हैं और हिटलर से मिलने के लिए। कहाँ? हिटलर से मिले भी हैं ना। हिटलर हारा नहीं होता तो हम लोग पहले ही आज़ाद हो जाते। वादा किया था हिटलर ने कि अगर हम लोग क्या हुए, फतह हासिल किए, तो पक्का हम लोग भारत में आपको क्या करेंगे? आपकी मदद जरूर करेंगे ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1940 की घटना देखो, कहीं दिक्कत रहे तो बताना। 1940 की घटना क्या है? रामगढ़ अधिवेशन होगा। कौन सा? रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन मार्च में होगा ये रामगढ़ अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहेंगे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। एक बार देखना, इसको देखना, रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले शिक्षा मंत्री हैं, पहले शिक्षा मंत्री। डाल के देख लो। और 1939 के रहेंगे ना सुभाष चंद्र बोस, और वो अपना सीट छोड़ देंगे। पट्टाभी सीतारामैया उनके स्थान पे आएंगे। और
हाँ, और वो नहीं ग्रहण करेंगे। कौन? देखो 1939 वाले में पहली बार 38 में तो त्रिपुरी में हुआ था जिसमें ये चुन के आएंगे, और जब दोबारा ये लड़ेंगे 2 बार बने हैं। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार बने हैं अध्यक्ष? 38 में भी 39 में भी, देख लो 38 में भी बने हैं और 39 में भी बने हैं ना। और जब 39 में बने हैं तो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, पद छोड़ दिए हैं, और इनके पद पर इनके विपक्ष में लड़े थे पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी ने लड़ाया था, फिर भी सोचो पट्टाभी सीतारमैया हार गए ना। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और इनमें क्या था, आपस में तनाव था, मतभेद था, लेकिन ये मतभेद नहीं था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने इनको दिया था? हाँ, सुभाष चंद्र। अब सोचो अगर राष्ट्रपिता कहते तो अगर कहा है तो इनका मतलब मतभेद नहीं रहा होगा। विचारिक मतभेद अलग होता है, विचारों का, जैसे आपका विचार हमारा विचार हो सकता है अलग हो। आप चाहते हो क्या करें, मार धाड़ करें, और हम चाहते हैं धीरे धीरे चलें। महात्मा गांधी चाह रहे थे अंग्रेज अभी परेशान हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, इनको सताओ मत। ये नहीं देख रहे थे कि कितने साल से हम लोगों को मार रहे हैं ना। लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया है, अंग्रेजों के शासन में एक चीज़ था कि गरीब अमीर चाहे जो हो, उन लोगों को गरीब अमीर से फ़र्क नहीं था। उन लोगों में जातिवाद नहीं था, उनको जाति पता ही नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ जाति होता ही नहीं। तो उस समय ना जिसको शोषण किया जाता था, ये नहीं था कि इसको शोषण कर रहे हैं उसको नहीं, उस समय सभी को बराबर शोषण किया जाता था। और बाद में जो आया ना, जैसे आप लोग देखेंगे मुग़ल काल में, तो मुग़ल काल में जो शोषण होता था ना, मुस्लिमों का नहीं होता था, हिंदुओं का ज़्यादा। औरंगजेब को आप जानते होंगे, हिंदू का कट्टर विरोधी था, कट्टर विरोधी, बहुत कट्टर विरोधी। तो बताओ वहाँ हिंदू का, लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं था, हिंदू मुस्लिम सब एक समान थे, ये शोषण उनके समय नहीं था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में हम लोगों ने देख लेना, रामगढ़ अधिवेशन में क्या हुआ, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग उठी, राष्ट्रीय सरकार की मांग। लेकिन अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया, सोचो, अंग्रेजों ने इसको भी खारिज कर दिया। देख लो अभी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और उसके बावजूद भी खारिज कर दिए। और तब तक भारतीय सेना वहाँ जो 3 लाख भारतीय सेनाओं को शामिल किए हैं, वो पहुँच गए हैं कहाँ, लड़ने जर्मनी में, और हिटलर की सेना के सामने पहुँच गए हैं। अब जब हिटलर की सेना के सामने पहुँच गए तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर थे, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, हिटलर से कहा आप ये हमारे भारतीय सैनिक हैं, इन्हें मत करिए कुछ, हम इनको समझा बुझा के। तो हिटलर कहेगा कि बताइए अब ये लोग हमसे युद्ध लड़ने आए, हम इनको छोड़ दें? तो कहेंगे छोड़ दीजिए, ये हम लोगों का ही साथ देंगे, घबराइए मत। जब अंग्रेजों को मारना रहेगा तो वही आज़ाद हिंद फौज की क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। जब किसको पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस को अलग से। तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की क्या उठी मांग। इसी बीच 1940 में ही आया अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या आया, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव में क्या बात की गई, हम लोग आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेट। किसकी है, डोमिनियन। अब भारतीय इसको मानेंगे नहीं, डोमिनियन स्टेट क्या देंगे, डोमिनियन स्टेट्स। इन्होंने कह दिया कि अब हम आप लोगों को क्या देंगे अगस्त प्रस्ताव में, डोमिनियन स्टेट। अब भारतीयों ने कहा अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। जब हमारे नेहरू जी ने कहा, जब हमारे बाबूजी गए थे तो पूरा फाड़ दिए थे हमारे बाबूजी की रिपोर्ट को, और आज डोमिनियन स्टेट दे रहे हो, नहीं चाहिए। बताओ हम लोग 28 में ही एक किए थे, आज 40 आ गया, अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं। इन्होंने दूसरा बात कहा कि हम आपके मेंबर को बढ़ा देंगे, यानी वायसराय में मेंबरों को, वायसराय के कार्यकारिणी में, वायसराय के कार्यकारिणी में क्या बढ़ा देंगे, मेंबर को बढ़ा देंगे। वायसराय के कार्यकारिणी में मेंबर को हम आपके इंक्रीज कर देंगे, लेकिन बढ़ा देंगे, लेकिन हम आपको क्या नहीं करेंगे, स्वतंत्र नहीं करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको स्वराज देंगे, अभी स्वराज नहीं, अभी स्वराज आपको नहीं देंगे। आपको 2 चीज़ कर सकते हैं, आपको डोमिनियन स्टेट दे सकते हैं, और आपको क्या दे सकते हैं, वायसराय के मेंबर हम आपके, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में हम आपके भारतीयों का मेंबर बढ़ा सकते हैं। यानी जैसे वायसराय में 15 लोग होंगे, अब मान लो 30 कर देंगे ये। और लेकिन हम आप लोगों को स्वतंत्र अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के कब, महात्मा गांधी के अच्छा बच्चू, फिर चरावत है, चूना लगा हुआ है।
लगाए रहा कब 1914 से 1918 के बीच युद्ध में, फिर चूना लगा के रुका ना। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने 1940 में कर दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? व्यक्तिगत। देखो लिखे हो कि नहीं आप लोग? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1900 व्यक्तिगत सत्याग्रह लिखे हो? हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू किया? गांधी जी। अब व्यक्तिगत इसका क्यों नाम है जानते हो? जैसे पहले ऐसे लोग थे जो ज़्यादा हिंसक थे, अब महात्मा गांधी समझ गए हैं कभी हिंसा से काम नहीं होगा। क्योंकि याद करो महात्मा गांधी को कोई टच कर पाया? सभी जेल में बंद हुए। महात्मा गांधी कई बार बंद कई बार। क्यों? क्योंकि वो हिंसा करते ही नहीं थे। तब बिना हिंसा का आप केवल ले जाओगे कहाँ? जेल में, और उसके बाद छोड़ दोगे और कुछ नहीं लगा सकते। ठीक, तो ये गांधी जी ने क्या चालू किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहली बार इस सत्याग्रह में भाग लेने वाले का नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे। ठीक, विनोबा भावे। ये विनोबा भावे महाराष्ट्र के क्षेत्र से लेंगे, पनवाल से। ठीक, पनवार से। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में पनवाल है। हम लोग भूदान आंदोलन देखेंगे, घबराओ मत, अभी आगे आएगा ना। माने भूमि को दान देने के लिए कहा जाएगा। पहली बार जो देंगे विनोबा भावे अपनी ज़मीन देंगे ना, इसी और कहेंगे कि जो ज़्यादा जिनके पास है वो अपने भूमि का दान थोड़ा थोड़ा जो गरीब लोग हैं उनको कर दीजिए, जिससे वो लोग भी जिए खाएं। तो इसीलिए कहा जाएगा क्या? कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। क्लियर? ये पनवाल महाराष्ट्र से कौन चालू करेंगे? विनोबा भावे। तो पूछेगा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। तो ये सत्याग्रही बहुत सारे हैं। नेहरू, कुछ लोगों को आप जानते रहो। 1940 की घटना हो गई। 1940 के बाद आया, अब देखो 1940 में ही अब जापान हावी हो गया है। म्यांमार यानी कहाँ? वर्मा यानी रंगून। कहाँ? रंगून। अब 1937 में तो म्यांमार स्वतंत्र हुआ था। म्यांमार क्या हो गया था? अलग हुआ था। अब म्यांमार 1937 में वहाँ पर किसका अधिकार था? म्यांमार पे अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों का अधिकार किस जगह पे है? म्यांमार। और म्यांमार में अंग्रेज़ों का अधिकार है और जापान की सेना कहाँ आ गई है? म्यांमार में। और म्यांमार के जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का अड्डा था सबको हड़प ली है अंग्रेज़ों को मार करके। अब डर गए हैं कौन? अंग्रेज़ डरे हैं। और साथ के साथ रूस और अमेरिका कह रहे हैं कि बचाऊ अब छोड़ दे, और तुरंत का तुरंत भारतीयन के जौन मांगे तौन दे दे। और ना अगर भारतीय साथ न देहन और तोहरन कहती बल्लम छुरी ले कूद पड़ेन, बहुत दिन से सतावत है ना, तो बल्लम छुरी ले कूद पड़ेन तो बड़ी मार दही न, छील दही आलू दहिया, गोर ये है छिलाई हवा आलू दहिया गड़बड़ाई जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए 1940 में जब हावी होने लगा जापान, किस जगह पे? हाँ, म्यांमार यानी रंगून यानी वर्मा में। और जब हावी होने लगा तब रूस और अमेरिका, कितने लोग हैं? 5। फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना, इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अब भारतीय जो कहें उसको करो। तो तुरंत का तुरंत ये लोग भेज देंगे क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। और कौन लेके आएगा? 1940 में ही देखिए क्रिप्स प्रस्ताव आएगा। 23 मार्च 1942। देखो 23 मार्च 1942, देख लो एक बार। 23 मार्च 1942। 1942 को कौन चीज आया? क्रिप्स प्रस्ताव। अब क्रिप्स प्रस्ताव में क्या है जानते हो? जो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में है, डोमिनियन स्टेट दे देंगे। भारतीयों ने कहा बेवकूफ़ समझ रखा है हमको। कौन आया है? क्रिप्स। और गांधी जी से आके बतला रहा है ना, गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी कहे निकल लो, जैसे आए हो जिस जहाज से, हम तुम्हारी बात को मानने वाले नहीं हैं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमको बहलाओ फुसलाओ मत। क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। कैसा चेक? हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? हाँ, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक किसने कह दिया? महात्मा
महात्मा गांधी ने, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? ऐसा चेक जिसे बाद में भजाया जाए, ऐसा चेक जिसे कब भजाया जाए? बाद में। तब तक नेहरू ने कहा कि यह जिस बैंक का चेक है वो दिवालिया है। कहाँ भजा हुआ है? ये कैसा चेक है? पोस्ट डेटेड चेक है। यानी इसको जैसे हम आपको चेक दे दें और आप आज नहीं कल भजाओ, और जौने बैंक के हम चेक दे वो दिवालिया हो गए, वो मन पैसे नहीं। क्या कह दिए नेहरू जी ने? कहा ये क्या है? दिवालिया बैंक, दिवालिया बैंक का चेक है। दिवालिया बैंक, जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक क्या हो चुकी है? दिवालिया। महात्मा गांधी कह रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक है, यानी इसे बाद में भजाया जा सकता है। और नेहरू जी कह रहे हैं जिस बैंकवा का चेक है ना बाबू, वो क्या है? दिवालिया हो चुका है, जा भजाइले है ना। तो ये आया माने नहीं। क्रिप्स प्रस्ताव आना फानी में आया था। कैसे आना? क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि भारत 1940 वाला ये ना अगस्त प्रस्ताव आना फानी में आया था, और 1942 में आया कौन? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया और किसके लिए? क्या बनाने के लिए? भारतीयों का संविधान। भारतीयों का संविधान बनाने के लिए आया। क्या आया? क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया। 3 लोग आए थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर क्रिप्स और एक कार्ल कारेंस। कार्ल कारेंस। कितने लोग? 3। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर क्रिप्स और कार्ल कारेंस ना, कार्ल कारेंस। ठीक, ये 3 लोग भारत में आए थे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के। ठीक, इतना उतारो, फिर हम लोग आगे देखें। अब ये प्रश्न पूछेगा क्रिप्स प्रस्ताव में कितने लोग भारत आए? तो 3। क्रिप्स प्रस्ताव में कितने लोग आए थे? 3। कौन कौन लिख दे रहे हैं? सर पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस कौन? पैथिक क्या दिया? लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स। एक क्रिप्स खुद ही आया है, हाँ वही स्टीफर्ड क्रिप्स। तो सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, कितने लोग आए थे क्रिप्स प्रस्ताव में? 3। कितने लोग? 3। इसे महात्मा गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। और इसे नेहरू जी ने कहा कि ये चेक जिस बैंक का है वो बैंक क्या हो चुका है? दिवालिया। ठीक, और इसमें इन लोगों ने क्या बात कही थी? कहा था कि डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट प्लस आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गठन करेंगे। बताओ, ये चीज़ें तो हम लोग पहले, अब ये हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद बना लेंगे, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, और हमको अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। जब माँ बाबूजी मांगत रहें तब तो तू फाड़ के फेंक दे रहा है। हमें ना चाहे, अब हमें क्या चाहे? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। ठीक, अब इसके आगे वाली घटना हम लोग कर लेंगे कल। ठीक, उतार लो।